एपिसोड 71। इतना कह सुनैना जी आगे बढ़कर अदिति का हाथ पकड़ी और उसे लेकर सबके बीच में आ गई। वहां सामने सोफे पर एक शादीशुदा जोड़ा हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे। वही उनके साइड में एक लड़का बैठा हुआ था। अदिति अभी भी कंफ्यूज थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसकी नजरें दूसरे साइड बैठे अपने डैड और दादाजी की तरफ गई तो विजय जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता आया है। जैसे ही अदिति यह सुनी, वो हैरानी से बड़ी हो गई। तभी विजय जी अदिति की तरफ देखते हुए बोले, अदिति ये तुम्हारे दादाजी के दोस्त का पोता है। दादाजी ने खुद इस रिश्ते को पसंद किया है। वही आकृति भी ये सुनकर एक पल के लिए चौंक गई, पर फिर वो हल्का मुस्कुराते हुए अदिति से बोली, मुझे बहुत चिढ़ा रही थी ना। देख अब तेरा नंबर भी लग गया। अब मैं भी तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अदिति तो इतनी हैरान थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी दादाजी अदिति को अपने पास बुलाया और उसे बैठने के इशारा किया और वो अदिति से पूछे, बेटा इसका नाम अंकुश है। अंकुश मल्होत्रा, तुम चाहो तो अंकुश से मिल लो, उसके बाद तुम हमें बताना कि तुम्हें अंकुश पसंद है या नहीं। अदिति अंकुश को अच्छी तरह से पहचानती थी। वो उसी के कॉलेज का एक सीनियर था। यहाँ तक कि आकृति भी अंकुश को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। तो अदिति बेटा तुम जाकर अंकुश से कुछ देर तक बातें कर लो। फिर तुम दोनों मिलकर हमें अपना डिसीजन सुना देना। तुम जो बोलोगी हम वही करेंगे। तुम दोनों पर इस रिश्ते के लिए कोई दवा नहीं है। विजय जी अदिति से बोले। अदिति कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। उसके दिल में तो इस वक्त कुछ और ही था। पर तभी उसे रक्षित का रूड बिहेवियर और हॉस्पिटल में कई बातें याद आई तो वो अपने धीमी आवाज में अपने दादाजी से बोले, दादाजी मुझे अकेले में कोई बात नहीं करना क्योंकि ये रिश्ता मंजूर है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। उसी समय वहां पर किसी ने इंटर किया और अदिति की कही बातें सुन उस इंसान की गहरी निगाहें सर्द हो गई और उसने अपने हाथों की मुट्ठी कस लिया। फिर वो वापस मुड़ा और तुरंत वहां से तेज कदमों के साथ बाहर चला गया। वो शख्स बाहर आकर अपने कार में बैठा और कार को फुल स्पीड में आगे बढ़ा दिया। इस वक्त उसका कार बड़े ही स्पीड से हाईवे पर दौड़ रहा था। वही कार में बैठे हुए शख्स का चेहरा बिल्कुल सख्त दिखाई दे रहा था। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जान। दिस इज नॉट राइट जान। तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलकर रहेगी। तुमने आज तक रक्षित कपूर का प्यार देखा है, अब तुम रक्षित कपूर की क्रूएलिटी भी देखोगी। यकीन मानो जान, जितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें प्यार दिखाया है उतनी शिद्दत से मैं तुम्हें अपनी क्रूएलिटी भी दिखाऊंगा। जी हाँ, वह शख्स कोई और नहीं रक्षित कपूर था, जो कि आज यहाँ पर दादाजी से मिलने के साथ साथ अदिति के मन में जो भी गलतफहमियां थी उन्हें दूर करने के लिए आया था। पर उससे पहले ही अदिति की कही बातें उसे हट कर गए। वहीं दूसरी तरफ अंकुश और उसकी फैमिली, मिस्टर मल्होत्रा और मिसेज मल्होत्रा कुछ देर तक वहीं बैठकर सबसे बातें किए और जल्द ही अदिति और अंकुश के एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर दिया गया। इस कारण आज अद्विक भी अपने ऑफिस नहीं गया था। अद्विक से भी दादाजी उसकी इच्छा पूछते हैं तो अद्विक भी इस रिश्ते के लिए मान जाता है, पर अपने मन ही मन कुछ सोचकर उसे हंसी भी आ रही थी। कुछ देर बाद अंकुश और उसकी फैमिली दोनों ही वापस चले गए थे। अदिति बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे अपने रूम में जाती है और डोर को बंद करके वही बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। वही अदिति को इस तरह से जाते देख आकृति भी उसके पीछे जाने वाली थी कि तभी दादाजी की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। आकृति बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम और अद्वैत दोनों ही हमारे कुलदेवी के मंदिर के दर्शन करने के लिए कल चले जाओ। शादी के बाद से तुम दोनों वहां नहीं गए और हमारे घर का रिवाज है कि शादी के बाद दोनों पति पत्नी साथ में दर्शन करते हैं। दादाजी आकृति की तरफ देखकर उससे बोले। दादाजी की बात पर आकृति कुछ नहीं बोल पाई। वहीं अद्वैत तुरंत बोला, ठीक है दादाजी, हम दोनों दर्शन के लिए चले जाएंगे। अद्वैत को ऐसे तुरंत मानते देख आकृति हैरान रह गई। वहीं इसके साथ ही साथ सुनैना जी भी हैरान थी। आखिर अद्वैत कैसे इतना आसानी से मान सकता है, क्योंकि वो कभी भी भगवान और पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता था और जब कोई उसे ऐसा कुछ करने के लिए बोलना भी था तो
वह गुस्सा हो जाता था, पर आज वह दादाजी के कहने पर वो तुरंत मान गया। इसका मतलब ये सब इस आकृति के लिए है। ये बोलते हुए सुनैना जी ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी कस लिए। कुछ देर बाद सभी डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी। अदिति बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर ना ही कोई खुशी था और ना ही गम के भाव, और सभी एक दूसरे से बातें करते हुए डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए। जैसा कि अद्वैक और आकृति दोनों को ही कल कुलदेवी का दर्शन करने के लिए सुबह ही निकलना था, तो वो दोनों जल्दी ही सो गए। आज भी आकृति पहले सोफे पर सोई थी, पर कुछ देर बाद अद्वैक उस सोफे पर से उठा और बेड पर ले जाकर उसे लिटाया और फिर खुद भी उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर लिया। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में गहरी नींद सो रहे थे। इस बात से अनजान कि उनके लिए कहीं बहुत ही खतरनाक साजिश रची जा रही है। शहर से दूर बंगले में वो शख्स यानी कि वाई के मूविंग चेयर पर बड़े ही स्टाइल से बैठा हुआ था। उसी समय उसके रूम का डोर ओपन हुआ और उसका असिस्टेंट अंदर आया। क्या न्यूज है राज? वाई के अपने भारी आवाज में उससे पूछा। सामने खड़ा उसका असिस्टेंट यानी कि राज वाई के की तरफ देखते हुए बोला, बॉस हमें पता चला है कि कल अद्वैक सिंह राठौड़ अपनी वाइफ के साथ शहर से दूर पहाड़ी एरिया पर बने कोई कुलदेवी का मंदिर है, वही दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। राज की कही बातें सुन वाई के की आंखों में एक चमक आ गए और होठों पर खतरनाक मुस्कान। वो इस तरह खतरनाक स्माइल करते हुए राज से बोला, तो फिर यहाँ खड़े खड़े वेट क्या कर रहे हो? जाओ सारी अरेंजमेंट कर लो। आफ्टर ऑल अद्वैक सिंह राठौड़ को सरप्राइज देना तो बनता ही है। अपने बॉस की बात सुनकर राज तुरंत अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। राज के जाने के बाद वाई के चेयर पर पीछे की तरफ अपने सिर को टिक कर बैठ गया। फिर वही ड्रावर में रखे सिगरेट को निकाला और उसे अपने होठों के बीच दबाकर लाइटर से जलाकर उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। बस आज की रात और अद्वैक सिंह राठौड़ तुम चैन की नींद सो लो, क्योंकि कल की रात तो तुम्हें नसीब ही नहीं होगी। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है अद्वैक सिंह राठौड़। तुम्हारी लाइफ के दी एंड का समय आ गया है। इतना बोलकर वाई के तेज तेज हंसने लगा। अगली सुबह करीब 4 बजे आकृति उठ गई। वो उठी तो आज फिर से अद्वैक की बाहों में खुद को पाकर पहले तो वो चौंक गई, फिर वो अपना सिरना में हिलाई और अद्वैक के हाथों को अपने कमर पर से हटाकर बेड से नीचे उतरी और सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद अद्वैक की भी आंखें खुल गई। वह अपने बगल में देखा तो आकृति नहीं थी। अधिक समझ गया कि आकृति उठ गई है। उसी समय आकृति वॉशरूम से बाहर आई। उसने इस वक्त रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी। वो टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए रूम में आई और मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। वह बालों को झटकते हुए सुखाने लगी। फिर वो वही बॉक्स में से बैंगल्स निकालकर उसे एक एक करके पहनने लगी। इस बीच आकृति का ध्यान अद्वैक पर बिल्कुल नहीं गया था। वही अद्वैक की नजरें तो एकटक बस आकृति पर ही टिकी हुई थी। रेड कलर की साड़ी में आकृति इस वक्त बला की खूबसूरत लग रही थी। अद्वैक की नीली नजरें आकृति के चेहरे से होते हुए उसकी खुली गोरी पतली कमर पर जाकर ठहर गए। आकृति की पतली कमर को देख अद्वैक का गला सूखने लगा। अचानक ही आकृति ने अपने हाथ को ऊपर किया तो उसके साड़ी का पल्लू एक साइड हो गया, जिससे उसके बेली बटन भी दिखाई देने लगे। ये देखकर तो अद्वैक की सांसें और तेज हो गए। वही आकृति इन सबसे अनजान अपने हाथों में बैंगल्स पहन रही थी। बैंगल्स पहनने के बाद वो लिपस्टिक उठाई और उसे अपने होठों पर लगा ली। फिर वो अपने बालों को सेट करने लगी। उसी समय उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। अभी वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही अद्वैक उसे पीछे से अपने बाहों में भर लिया। अद्वैक के गर्म हाथों को अपने कमर पर महसूस कर आकृति सिहर उठी, पर इससे पहले अद्वैक आगे कुछ करता, आकृति तुरंत उसके हाथ को अपने कमर पर से हटाई और उससे 2 कदम की दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। आप ये क्या कर रहे हैं? हमें मंदिर जाना है और इस तरह से आपका मेरे करीब आना ये सही नहीं है। आकृति अपनी धीमी आवाज में हकलाते हुए बोली। डर के कारण उसने अपनी नजरों को नीचे झुका रखा था। वही अद्वैक की गहरी निगाहें आकृति पर टिकी हुई थी।
वो आकृति को इस तरह से साड़ी में देखकर खुद को रोक नहीं पाया और वो एक बार फिर से अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये देख आकृति घबरा गई और अपने कदमों को पीछे लेने लगी। उसने कसकर अपनी साड़ी की पल्लू को मुट्ठी में भींच लिया था। आकृति की ऐसी हालत देख अद्वैत मन ही मन मुस्कुरा रहा था और अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए वो आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। अद्वैत जितना आकृति की तरफ बढ़ रहा था, आकृति उतना ही अपने कदम को पीछे लेते जा रही थी। ऐसा करते हुए आकृति सीधे पीछे वॉल से जाकर टकरा गई। वही अद्वैत अब तक उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। इससे पहले कि आकृति साइड से जाती, अद्वैत अपने दोनों हाथों को वॉल के दोनों साइड रख लिया, जिससे अब आकृति उसके दोनों हाथों के घेरे में कैद हो गई थी। अब आकृति की हालत खराब हो रही थी। उसकी सांसें हल्की हल्की तेज हो गई थी। वो शर्म से अभी भी अपनी पलकों को नीचे झुकाए हुए खड़ी थी। वह इस तरह खड़े हुए धीरे से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना, मुझसे दूर रहिए प्लीज। अद्वैत आकृति की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर उसकी तरफ झुक गया, जिससे आकृति और घबरा गई और उसने कसकर अपनी आंखों को भींच लिया। अद्वैत ये देख हल्का मुस्कुराया और अपने होठों को गोल घुमाकर उसके चेहरे पर आए बालों की लटों पर फूंका। फिर अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोला, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल वाइफी, आई कांट कंट्रोल। इतना कहकर अद्वैत तुरंत आकृति से दूर हो गया। फिर वो तेजी से चलकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो भी वॉशरूम से बाहर आया। आकृति ने पहले ही उसके पहनने के लिए एक कुर्ता पजामा वही बेड पर रख दिया था। हालांकि अद्वैत इस तरह के ड्रेस जल्दी पहनता नहीं था, पर अब उसकी वाइफ इतने मन से वो ड्रेस निकाल कर रखी थी तो भला वो कैसे उसे नहीं पहनेगा। कुछ ही देर में दोनों तैयार होकर बाहर आए और सबसे पहले वो दोनों जाकर दादाजी के रूम में उनसे मिले। फिर बाकी घर वालों से मिलकर वो दोनों मेंशन से बाहर आ गए। अद्वैत आज खुद कार ड्राइव करने वाला था, इसलिए वो कार में जाकर बैठ गया और आकृति को भी अपने बगल वाली सीट पर बैठने के इशारा किया। आकृति भी बिना कुछ बोले चुपचाप जाकर बैठ गई। अद्वैत ने तुरंत कार को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही कार आगे बढ़ा, एक आदमी जो कि मेंशन के पीछे छिपकर खड़ा था, वो ये सब कुछ बड़े ही गौर से देख रहा था। वो तुरंत अपने पैंट के पॉकेट से फोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए बोला, बॉस काम हो गया है, आज उन दोनों का अंत निश्चित है। ये सुनते ही दूसरी तरफ से तेज तेज हंसने की आवाज आने लगे। वही अद्वैत कार ड्राइव करते हुए बार बार आकृति की तरफ देख रहा था। आकृति की खूबसूरती उसे आज बेकाबू कर रहे थे। अचानक ही अद्वैत की कार स्टॉपर से टकरा गया, जिससे अद्वैत का बैलेंस बिगड़ गया। ये देख आकृति घबरा गई और उसका सिर सामने शीशे से टकराने वाला था, पर सही समय पर अद्वैत कार को संभाल लिया। आर यू ऑल राइट वाइफी? अद्वैत आकृति की तरफ देख अपने घबराए हुए आवाज में पूछा। आकृति एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं ठीक हूँ। वह दोनों अब तक पहाड़ी के करीब पहुंच चुके थे। अद्वैत वही एक साइड कार रोका और आकृति को चेक करने लगा। आकृति को ठीक देखकर वह बोला, थैंक गॉड वाइफी, तुम ठीक हो। इतना बोलकर वो तुरंत आकृति को एक झटके में अपनी बाहों में भर लिया। अद्वैत के अचानक ऐसा करने से आकृति चौंक गई। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई। वही अद्वैत धीरे से आकृति को खुद से अलग किया और उसके माथे को प्यार से चूम लिया। अभी वो कुछ बोलता, उससे पहले ही कार पर एक जोरदार टक्कर लगा, जिससे अद्वैत और आकृति दोनों ही डैशबोर्ड से जाकर टकरा गए। अद्वैत तुरंत खुद को संभाला और आकृति को भी बाहों में भर लिया। फिर वो पीछे देखा तो एक ट्रक थी जो कि बार बार अद्वैत के कार को टक्कर मार रहा था। ये देख वो दोनों चौंक गए। अद्वैत अभी किसी तरह कार को संभाल पाता, पर तब तक वो ट्रक तेजी से अद्वैत की कार पर टक्कर मार दिया। अद्वैत की कार जो अब तक एकदम पहाड़ी के किनारे पर आ चुकी थी। ये देख आकृति और अद्वैत दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अभी वो दोनों कुछ समझ पाते, उससे पहले ही वो ट्रक एक बार फिर से तेजी से आया और उसकी कार पर जोरदार टक्कर मारी, जिससे वो कार सीधे खाई में गिर गया और एक तेज ब्लास्ट की आवाज उस पूरे जगह पर गूंज उठा। दिन पर दिन व्यूज कम होते जा रहे हैं, जिससे अब मुझे इस स्टोरी को लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है।
जरूरी नहीं कि स्टोरी में सब कुछ आसानी से क्लियर हो जाए। उसमें ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, तभी स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। पर शायद आप सभी को सब कुछ सिंपल वे में चाहिए। जितना एक्साइटेड होकर मैंने इस स्टोरी को स्टार्ट किया था, उतना ही अब इस चैप्टर को लिखने में मुझे दुख हो रहा है। आप लोगों ने पहले तो मेरा बहुत साथ दिया, पर अब शायद आप लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही। जैसा भी हो, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही हो, तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।